जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ का। पिछला जो वीडियो लेक्चर था वहां तक हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा उसको हम लोग रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है आज का जो अपना मुद्दा है उस पर हम लोग वापस आते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको एक बात बताया था कि अगर हमारे पास कोई धारावाही चालक तार है, वैसे टेढ़ा मेरा कैसा हो आप धारावाही चालक तार बना सकते हो। इसमें आप एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ लो, डीएल लंबाई लो, और मान लेते हैं इस लंबाई से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। और ये मान लेते हैं कि जो एलिमेंट्री लेंथ है ना, इस एलिमेंट्री लेंथ के साथ मान लीजिए ये आपका जो रेडियस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या ये कह दीजिए दूरी जो है ये थीटा एंगल बनाता है। यहाँ पर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता था, चुंबकीय क्षेत्र, उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था म्यू 0 4 पाई अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। पिछला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने इसी मुद्दा पर बात किया था। मूल रूप से बायोट सावर्ट लॉ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। एक आपका ये साइक्लोट्रॉन भी चला है, लेकिन जो डेरिवेशन की बात है जिसमें फार्मूला जो आता है, तो उस फार्मूला में आपका मूल रूप से इसी फार्मूला पर हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। और आज जो है इस फार्मूला का प्रयोग करके अलग अलग तरह से आपसे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का डेरिवेशन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, और वो भी 5 नंबर में। तो वैसे डेरिवेशन को सिंपल तरीका से आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे, और आपको वो तरीका जो है सीख लेना है, ताकि एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी तरह से आप उसको डिराइव कर सको। ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सब जो जो टर्म है, छोटा छोटा जो वर्ड आप जो टर्म देख रहे हो, सभी टर्म का मीनिंग हमने बताया था। म्यू जीरो का मतलब हमने आपको बताया था परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी 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 का हिंदी मतलब होता है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, जैसा कि विद्युतशीलता एक वर्ड आया था आपके सामने, वैसा ही इसका था चुंबकशीलता। और म्यू जीरो का जो मान था हमने आपको बताया था, वो था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसी को जो है ना आप लिख सकते हो टेस्ला। आप इस यूनिट में भी आप लिख सकते हो, जो यूनिट आपको यहाँ दिख रहा है इस रूप में भी आप लिख सकते हो, टेस्ला मीटर इंटू टेस्ला इंटू मीटर और डिवाइड बाई एम्पियर, ऐसे लिख सकते हो। अगर यहाँ से इसका मात्रक बनाओगे ना तो आपका मात्रक यही आएगा। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी मात्रा को हम हेनरी पर मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका है, और ये वैल्यू जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, चूंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछा जा सकता है। और सिंपल अगर आपसे न्यूमेरिकल्स वगैरह करवाया जाएगा तो उस समय भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए ये डाटा जो है आप लोगों को विशेष तौर पे याद रख लेने हैं। तो पिछले क्लास का जो कहानी था वो यहीं तक था। यहाँ के बाद आज हम लोग बात करेंगे, और आज का जो अपना मुद्दा है जिस पर हम लोगों को आज जो है बात करना है वो क्या है, तो वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। यानी जो फॉर्मूला अभी आपने देखा बोर्ड पर, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है, और प्रयोग करके आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। इसमें पहला प्रयोग का जो बात है वो देख लीजिए आपके सामने है। पहला जो प्रयोग है इसमें बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर कोई धारावाही वृत्तीय लूप है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मान लीजिए एक तार है, ये सर्कुलर है, और मान लीजिए इस तार से जो करंट चल रहा है वो करंट का वैल्यू आई है, और मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो आर है, इसका सेंटर यहां पर है। अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर काटिएगा, एक छोटा सा एलिमेंट मान लो आप यहां पे काटोगे, लंबाई ये जो है ना इसका लंबाई अगर आप काटोगे, तो छोटा लंबाई जब आप इसका काटिएगा ना तार का, तो उसका डायरेक्शन जो होगा इसके ऊपर में एक स्पर्श रेखा के रूप में होगा। यानी ये डीएल जो होगा ये स्पर्श रेखा के रूप में होगा। और हमसे बोला है कि इसके सेंटर पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब आप समझना, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, स्पर्श रेखा के रूप में होगा, क्योंकि लंबाई जो होगा इसी अनुसार से तो बेंट कर रहा है। ये जो तार है इस तार के ऊपर में आप देखिएगा तो लंबाई जो है इसी तरह से तो बेंट कर रहा है। तो हम एक एलिमेंट्री लेंथ काटे हैं, छोटा लंबाई काटे हैं, तो छोटा लंबाई का डायरेक्शन जो होगा इसके ऊपर में क्या होगा, स्पर्श रेखा जैसा होगा। अच्छा,
हमको चूंकि इस लंबाई और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इन दोनों के बीच का दूरी भी चाहिए, और ये दूरी जो है वो रेडियस है। तो रेडियस के ऊपर डीएल जो होगा ना, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स अगर आपसे थीटा का वैल्यू पूछेगा तो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोगों को करना यह है कि बायोट सावर्ट का नियम लगाना है, और बायोट सावर्ट का नियम लगा करके हमें पता करना है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं बायोट सावर्ट लॉ पे। यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, हम लोगों को यहां पर बायोट सावर्ट लॉ लगाना है। अब यहां पर लिख देना बियो सावर्ट नियम के अनुसार। इसके अनुसार हम लोग एक बात जानते हैं, और वो बात यह है कि फॉर्मूला जो आपको अभी जस्ट हमने बताया था, वही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसमें आपको करंट दिया हुआ है, रेडियस आपको दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है, और कह रहा है कि इसको कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करके बताइए सेंटर पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो कितना होगा, ये निकाल करके बताइए। देखिए डीबी जो है एक छोटा एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये डीबी उसी का वैल्यू है कि जो छोटा जो लंबाई काटे हो ना, इस छोटा लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो भी आएगा वो डीबी कहलाएगा। डीबी का माने छोटा चुंबकीय क्षेत्र, छोटा मैग्नेटिक फील्ड। हमसे बोला है पूरे तार की वजह से यहां पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालिए। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा जो वायर काटे हैं, छोटा जो लंबाई काटे हैं, उसके कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर पर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर के तार का पूरा लंबाई। तार का पूरा लंबाई क्या होगा, इस तार का परिधि, यानी कि सरकमफरेंस ऑफ वायर, यही तो पूरा लंबाई होगा। और सरकमफरेंस ऑफ वायर हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स है। तो यहां पर आपको पहले करना क्या है, छोटा लंबाई के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना है, और उसी के लिए फॉर्मूला एबे करता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, डी बी, जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो रखेंगे। खैर ये तो कांस्टेंट है तो रहने दो, आई का वैल्यू दिया रहेगा तो आई का वैल्यू आई है, आई रहने दो। डीएल लंबाई आपने लिया है, लंबाई छोटा तो डीएल रहने दो, और ये आई कांस्टेंट है। अच्छा, बट्टा दूरी का स्क्वायर, तो लंबाई और सेंटर जहां पर हमको निकालना है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना, तो रेडियस, तो यहां पर आप रेडियस का स्क्वायर कर लो। और उसके बाद आपको लिखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे आप रख लो 90 डिग्री। इसीलिए रखना क्योंकि ये जो डीएल वेक्टर है, डीएल बोले तो छोटा लंबाई जो एक सदिश है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों के बीच का जो दूरी है, या विस्थापन बोल दो यहाँ पर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। इसीलिए आप यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री रखिएगा। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है पूरे लूप की वजह से, बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पूरे लूप की वजह से। तो चूंकि आप जो डीबी निकालोगे वो डीबी का वैल्यू क्या आएगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। क्योंकि साइन 90 का मान हो जाएगा क्या, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, जो है ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन हमसे बोला है पूरे लूप की वजह से बताइए, तो हम यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू लूप। ठीक है, ये जो शॉर्ट में हम लिखे हैं इसका मतलब आप समझ लेना, लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, शॉर्ट में हम इसको ऐसे बी वेक्टर करके लिखते हैं। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि दोनों साइड, ठीक है, तो दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करोगे आपका यहाँ पर म्यू 0/4 पाई ये तो रहेगा ही, यहां से आप उतार दो आई डी एल डिवाइड बाई आर का स्क्वायर।
तो जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से उसको हम लोग बाहर करते हैं। और याद रखिएगा इसमें वेरिएबल कौन है, बदलने वाला कौन है, डीएल। आप गौर कीजिएगा छोटा लंबाई जो आपने काटा है ना, ये छोटा लंबाई यही ना धीरे धीरे करके बढ़ करके ऐसे बढ़ेगा, तो बाकी सब क्या है कांस्टेंट, तो बाकी सब इंटीग्रेशन से हो जाएगा बाहर, लेकिन ये डीएल बच जाएगा। इंटीग्रेशन जिस समय हमारा लंबाई 0 था उस समय चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा, लेकिन जिस समय आप तार का पूरा लंबाई लूप का ले लो, यानी पूरा लंबाई बोले तो 2πr, यही होता है वृत्त का परिधि, तो पूरा अगर ले लो तो पूरा लंबाई 2πr, उस समय चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ होगा, मान लेते हैं b, और यही b तो हमको निकालना है। तो आप एक बात बताइए dv का इंटीग्रेशन क्या होता है b, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है b, और लिमिट जो दिया हुआ है वो लिमिट हम लोग रख लेंगे, ये तो मैथमेटिक्स है, यहां से आप इंटीग्रेट कर लीजिए। अच्छा इसमें क्या है कि सारा कुछ जो है वो कांस्टेंट है बाहर, म्यू 0 बट्टा 4 पाई बाहर, आई अपॉन आर का स्क्वायर ये भी बाहर। इंटीग्रेशन में अब बचेगा केवल डीएल 0 से 2πr तक। और यहां पर आप क्या करो, एक बार जो है b का मान रखोगे, एक बार 0 रखोगे, तब b माइनस 0 ऐसे लिखा जाएगा, ये तो लिखने का तरीका है। ये म्यू 0 बट्टा 4 पाई जैसे है वैसा ही रखो, आई बट्टा आर का स्क्वायर यहां पर आप डाल दो, जैसा है इसको तो हम उतार देंगे। अच्छा डीएल का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, एल होगा, जैसे कि डीवी का बी आता है वैसा ही डीएल का एल हो जाएगा। आप यहां से एल डाल दो, इसका लिमिट 0 से लेकर के जितना है उतना यहाँ पे बगल में लिख डालो। अब यही डाटा को फिट कर देना है और बी का मान निकालना है, तब बी माइनस 0 बी रहेगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई जैसे है वैसा ही आप लिख दो, आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको उतार दो। अब एक बार एल के जगह पे 2πr रखेंगे और एक बार एल के जगह पर 0 रखेंगे हटाने के साथ, ऐसे ही रखने का जो है प्रचलन है। तो यहां से आप इसको इस तरह से रख दीजिए। तो बताइए बी का मान क्या आया, बी का मान आएगा म्यू 0 4 पाई बट्टा में आई अपॉन आर का स्क्वायर इंटू 2πr। अगर आप गौर करेंगे तो पाई से पाई खत्म होगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, एगो आर से एगो आर भी कट जाएगा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा म्यू 0 आई अपॉन 2r, ये हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आया, लेकिन ये जो फॉर्मूला आया है एट सेंटर, एट सेंटर केंद्र पर आया है, माने कोई धारावाही चालक तार है लूप में, ठीक है, लूप बोले तो सर्कुलर लूप की बात चल रहा है, तो वृत्तीय लूप में उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2r। ये फॉर्मूला आप लोगों को विशेष तौर पे याद रख लेना है, यहाँ पर हमें स्टार लगा दे रहे, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहला था जो हमसे पूछा, उसका जवाब हमने दिया। कहा है कि धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, क्या होगा। हम लोग तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो पहला जो एप्लीकेशन है वो यही है कि ये जो धारावाही लूप है इसके केंद्र पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये उसका फॉर्मूला होगा जो हमने बताया है। अगर आप इस तार के लंबाई में दुगुना तिगुना कर दो, माने एगो लूप ना हो 10 गो लूप हो, 15 गो लूप हो, माने लूप का संख्या अगर बढ़ा दो, कहने का मतलब है कि वृत्त का संख्या अगर बढ़ा दो तो तार का संख्या बढ़ गया, क्योंकि तार ही तो है, और जब जब तार का संख्या बढ़ाइएगा तो करंट का जो मात्रा होगा वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। एगो में करंट गया 1i, तो दूगो में कितना जाएगा 2i, माने उतना से मल्टीप्लाई करते चलना है। इसीलिए अगर इसी फॉर्मूला को जो हमने अभी लिखा है, इसी फॉर्मूला को अगर हम यहां पर बोले फॉर एन लूप, एन लूप के लिए, अगर एक बार में बहुत सारा लूप हो और तुमसे ये बोले कि एन लूप है, और एन लूप के लिए बताइए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, आप कुछ नहीं करो, जो था उसको रहने दो, खाली इसको आप एन से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2r। केवल आप क्या करो, एन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि करंट का जो मात्रा होगा वो एन के अनुसार से बढ़ जाएगा।
जितना आप लूप लाइएगा उतना करंट का मान n गुना हो जाएगा, माने लूप के गुना हो जाएगा। तो लूप का संख्या n, करंट गुने n। आप यहां से केवल n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है आ जाएगा। सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा, अगर लूप का मात्रा बढ़ाइएगा तो बढ़ जाएगा, एगो लूप रहेगा कम रहेगा, दूगो लूप रहेगा ज्यादा हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला जो है ना वो याद रख लेना है। ऑब्जेक्टिव में कई बार इससे क्वेश्चन जो है बोर्ड पूछ चुका है, हम क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, लेकिन पहले तो ये फॉर्मूला अगर आप समझ गए तो बढ़िया से पहले इसका नोट्स बनाइए। पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला जो पेज है इसका, फिर उसके बाद दूसरा का जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, दूसरा जो पेज है इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करवाएंगे। पहले आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है बढ़िया से समझ लीजिए, कैसे इसको डिराइव करते हैं, ये प्रक्रिया आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो पहला प्रयोग हो गया बायोट-सावर्ट लॉ का, ये बायोट-सावर्ट लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं उसका ये प्रथम उपयोग है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा ही काम फिर दोबारा करेंगे, यानी कि कोई सर्कुलर लूप को वापस लेंगे, लेकिन इस बार सर्कुलर लूप से बाहर उसी के एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे, यानी उसके सेंटर से ही कोई बाहर एक पॉइंट लेंगे, और इस पॉइंट पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इसी पॉइंट पर हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। आप ऐसे समझो, ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये जो किताब है एनसीईआरटी का, ये किताब जो है एक लूप है, लूप बोले तो एक वृत्त है, मान लेते हैं ऐसा, ये एक वृत्त है। इस वृत्त से ऐसे सेंटर से इस तरह से बाहर है, ऐसे बाहर है, ठीक ना। ऐसे नहीं कि इस तरह से बाहर है, ऐसे नहीं, माने सर्किल में इस तरह से बाहर नहीं है। ये जो बाहर है ना पॉइंट, ये ऐसे है, और इसका जो मिडिल भाग है उसमें से इस तरह से पॉइंट बाहर है, इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। तो इसके एक्सिस से ये बाहर में एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर अब हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इससे पहले कहाँ निकालना था, इसके सेंटर पर। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को निकालना है इसके केंद्र से बाहर, यानी ये जो हमारे पास लूप है, इस लूप से बाहर हम लोगों को निकालना है। मान लेते हैं फिर से कि इस लूप से फिर करंट चल रहा है आई, और लेटस सपोज इसका रेडियस है आर, और अगर आपने यहां पर भी एक छोटा सा एलिमेंट काटा है, मान लो अगर आपने फिर से एक छोटा सा एलिमेंट काटा है, एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो तो ऐसा ही रहेगा। और याद रखिएगा, ये बाहर वाला पॉइंट के ऊपर में ना एलिमेंट और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, हालांकि इसको हम थोड़ा अलग तरीका से दिखा रहे हैं, इसके बीच का जो थीटा होता है, ये थीटा ऑलवेज जो है ना 90 डिग्री ही रहेगा। ध्यान रखना इस बात को, कैसे ही 90 डिग्री रहेगा, ऐसे समझिए कि आपका जो सर्किल है वो सर्किल तो ऐसे है, इस पर अगर आपने यहां से जैसे कि अगर कोई छोटा सा लंबाई काटोगे, तो इसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट कहीं से भी अगर आप काटोगे तो इसके ऊपर में तो हमेशा परपेंडिकुलर है ना काम करेगा। आप इस तरह से समझो कि हमारा ये लूप है, ठीक है। इस लूप में अगर एलिमेंट काटोगे तो एलिमेंट आप याद कीजिएगा, जब हम लोग इसका रेडियस लिए थे, तो गौर कीजिएगा, अगर हम इस तरह से एक छोटा सा एलिमेंट काटे तो छोटा सा एलिमेंट का डायरेक्शन जो होता है हमेशा स्पर्श रेखा की तरह होता है। अब इसी रेडियस को तो बाहर करके इस तरह से बढ़ा दिए हैं, इसी रेडियस को बाहर बढ़ा दिए हैं। अब अगर आप इसको पकड़ के घुमाते चलोगे तो क्या इसके बीच का एंगल हमेशा 90 नहीं रहेगा, इसके बीच का कोण तो हमेशा 90 रहेगा। इधर अगर 90 है तो इसके साथ क्या 90 नहीं रहेगा, इसके साथ भी 90 रहेगा। एक्चुअल में एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम जो आपको बता रहे हैं, ये जो पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, इसमें अगर ये पॉइंट को आप कहीं भी ले जाओगे ना, तो इस पर से अगर आप माने कोई भी लाइन अगर खींचोगे, तो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो काटते हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट्री लेंथ। इस एलिमेंट्री लेंथ के ऊपर में कोई भी स्पर्श रेखा अगर आप इसके ऊपर में खींच करके नीचे से इसको सेंटर वाले पॉइंट से मिलाओगे, कोई भी लाइन खींचो, चाहे बीच वाला इधर वाला कोई भी, तो वो जो लाइन होगा ना वो इस एलिमेंट के डायरेक्शन के ऊपर में हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एलिमेंट्री लेंथ, ये दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। एगो जो पिछला से देखना है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन वाला
एंगल है, तो इसको दिखाना जो है ना थोड़ा मुश्किल था, तो इसीलिए आपको जो है एक उदाहरण दे करके इस तरह से हम समझाए हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर बात यह है कि हम लोग ये जो पॉइंट हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें बेसिकली जो एलिमेंट्री लेंथ जो हम देख रहे हैं ना, ये जो एलिमेंट्री लेंथ है, ये एलिमेंट्री लेंथ जो होता है ऑलवेज, हमेशा, माने ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसके ऊपर में हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये बात आपको याद रख लेना है कि ये जो छोटा लंबाई आप काटोगे डीएल मान लो, डीएल लंबाई जो होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी थीटा का मान 90 डिग्री होगा। यहां पर भी कुछ एंगल आपको बनता हुआ दिखेगा, इस एंगल को आप अल्फा मान लो, मान लेते हैं इस एंगल को अल्फा। अब जरा सोच कर देखिए, ये जो छोटा सा लंबाई आपने काटा है, ये जो आपने छोटा सा लंबाई काटा है, इस छोटा सा लंबाई की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका ऐसे आया, लेट अस सपोज ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अगर आप इसी मैग्नेटिक फील्ड को नीचे वाला की वजह से लाओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर चला जाएगा, इसकी वजह से अगर आप निकालोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे, माने एंगल पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअल में बाद में जाकर के हम आपको बताएंगे कि कैसे डायरेक्शन हम लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड का निकालते हैं। तो जरा सोच करके आप बताइएगा, अगर आप किसी भी एक एलिमेंट, नीचे वाला काट लो या ऊपर वाला काट लो, कोई भी एक की वजह से हम निकालते हैं, ठीक ना, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डीबी आएगा, छोटा सा लंबा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहाँ भी अगर निकालना चाहो तो भी डीबी आएगा, छोटा सा आएगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी आपका क्या होगा, अल्फा ही होगा। अब जरा सोचिए, इसको अगर हम इस तरह से एक लाइन इस पर ड्रॉ कर दे, ऐसे यहां से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दे, नीचे वाला जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये लाइन ड्रॉ कर दे, तो जरा सोच करके बताना आप लोग, यहां पर देखना, देखो ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है, वो ये बीच वाला लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, बीच वाला लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। और ये जो होता है ना, ये वाला लाइन जो होता है, जब ये क्रॉस करेगा ना, ध्यान रखना, ये जो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो इसके ऊपर में ये वाला लाइन जो होगा ना, ये जो देख रहे हो आप, ये एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर में। हालांकि हम जो दर्शा रखे हैं उसमें परपेंडिकुलर ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इसके ऊपर में परपेंडिकुलर होता है, ये इसके ऊपर में लंबवत होता है। और ई वाला लाइन जो है ये बीच वाला लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर है। तो जरा सोचिए, अगर इसके ऊपर ये लंबवत है, ये जो एंगल अपना बनेगा, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम हम क्या देंगे, इसका नाम देंगे 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे अल्फा रखोगे क्योंकि इसको अल्फा माने हैं। अब देखिए, ये जो है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये माने दिख नहीं रहा है लेकिन ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इसको परपेंडिकुलर अगर आपने माना है तो ई वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। ये अल्फा क्यों होगा, क्योंकि पूरे जो है 90 है, 90 में से इतना को घटाइएगा तो ये कितना देगा, अल्फा देगा। यानी कि 90 में से आप घटाइए 90 माइनस अल्फा, आपका वैल्यू 90 और ये माइनस 90 और ये प्लस अल्फा हो जाएगा। 90 90 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, अल्फा। इसीलिए ई वाला जो एंगल होगा ना, ई वाला एंगल ये अल्फा होगा। ठीक है, तो ई एंगल जो बना, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो एंगल बना, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे ये अल्फा एंगल है। ठीक, अच्छा, अब पॉइंट हमारा ये है कि हमको एंगल मिल गया, कौन सा एंगल मिल गया। हालांकि ये बात दर्शाने की जरूरत नहीं है इधर वाला को, केवल हमको ये अल्फा चाहिए था, इसीलिए हम आपको ये वाला चीज जो है दर्शाए और दिखाए कि समझना है इसको, चूंकि अभी, लेकिन ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है परीक्षा में, ठीक ना। आपको ये अल्फा केवल आपने ध्यान में रखना है कि कहां से आया। अब बताइए, ये डीबी जो है ये वेक्टर है, तो इसका दूगो घटक, एक घटक जाएगा ऊपर और थीटा के साथ वाला घटक में कॉस थीटा लगता है तो इसको कॉस अल्फा लगा दो, और थीटा के बाद वाला एगो घटक इधर बनेगा तो इसमें हम लोग लगाएंगे डीबी साइन अल्फा। इसका भी निकालोगे तो वैसा ही, जैसे ये अल्फा तो वैसा ही ये भी क्या होगा, अल्फा। इसका एक घटक इधर लाइएगा तो ये बनेगा डीबी कॉस अल्फा, इधर कॉस अल्फा होगा। इसका एक घटक इधर जाएगा तो इसको बोलेंगे डीबी साइन अल्फा। अगर हम आपसे ये बोले कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ले ले, जैसे कि मान लो डीबी साइन अल्फा, कोई एगो ले ले,
और उसका इंटीग्रेशन कर दे पूरे लंबाई से, तो टोटल लंबाई की वजह से बाहर में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ये दिखाने का हमारा केवल एक उद्देश्य था कि इसमें जो कई आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगे उसमें ये वाला कंपोनेंट जो होता है ना काट देता है एक दूसरे को, एगो ऊपर एगो नीचे काम किया था कैंसिल, एक दूसरे को ही कैंसिल कर देगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड केवल इसी डायरेक्शन में मिलेगा, जिसमें आप कोई भी एक फॉर्मूला को लेकर के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, और हमसे बोले फ्रॉम गॉस पायोट सावर्ट लॉ, पायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, तो बायोट सावर्ट लॉ लगा सकते हैं, बियो सावर्ट नियम। तो ई नियम तो एकदम स्पष्ट बोला है कि dB बराबर म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई, और यहां से IDL अपॉन आर का स्क्वायर और इनटू साइन थीटा, थीटा ये वाला थीटा जो है DL और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का एंगल है। अच्छा, आपको एक और बात दिया रहेगा, O से लेकर के P तक का दूरी आपको कुछ दिया रहेगा। मान लेते हैं कि ये दूरी आपको दे रखा है x, O से लेकर के P तक का जो दूरी है वो कितना है, OP का मान जो है वो कितना है x, थीटा का मान कितना है 90, ये आपको दिया रहेगा, ध्यान रखना। यानी OP का मतलब यहां से समझ लीजिए R, ये जो R है ना वही OP है, नहीं R तो अपना ये बनेगा, इसका भी नाम कुछ डाल दो, इसका नाम क्या डाल दे हम, मान लो A डाल दे, A नाम डाल दे, R नहीं OP जो है सो थोड़ा अलग होगा, ध्यान रखिएगा OP का मतलब जो है वो अलग होगा, ठीक ना। चलिए, तो पहली बात OP का मान x है, R का मान जो होगा A से लेकर के P तक, और इसका वैल्यू आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, क्या आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू होगा R, कैपिटल R, यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू होगा कैपिटल R, तो ये अगर वैल्यू निकालिएगा तो ये कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही तो डिस्टेंस होगा, और यही डिस्टेंस जो है ना इसी डिस्टेंस को बोलते हैं ये स्मॉल r, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब यहां से बायोट सावर्ट लॉ लगाइए, और जो dB आएगा छोटा सा पहले आप निकालिए, तो dB निकालिएगा तो यहां से आएगा म्यू 0 बट्टा 4 पाई IDL डिवाइड बाई R का मान ये वाला उठा करके रख दीजिए, तो E आ जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर, x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और थीटा का मान यहां पर रखिएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों रखेंगे ये बात आप समझ गए, हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है उसके बीच का एंगल है, ये एंगल हमेशा थीटा होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा म्यू 0 4 पाई IDL, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, इसमें से अगर स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म कर दीजिएगा तो R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर केवल बचेगा। ये जो वैल्यू आया ना ये छोटा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमको तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये हमको निकालना है। अभी आप समझना इस बात को, हम आपको अभी जस्ट बताए हैं, अगर P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इन दोनों में से कोई एक ले लो, कोई एगो ले लो, जैसे कि मान लेते हैं दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो यहां से आप यहां से dB साइन अल्फा निकाल दो। अब ये जो छोटा एलिमेंट के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड आया, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे पूरे लंबाई का, पूरे लंबाई बोले तो 0 से लेकर के 2 पाई R तक, माने पूरे लंबाई से अगर इसका इंटीग्रेशन कर दे, तो अगर छोटा लंबाई के कारण इतना वैल्यू आया तो पूरे लंबाई के कारण जो है इंटीग्रेशन करके नहीं निकाल सकते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। यानी P पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो dB साइन अल्फा का इंटीग्रेशन से आएगा,
और कहां से कहां तक था, 0 से 2πr, माने जितना ही पूरा लंबाई है वो लंबाई तक इंटीग्रेट कर दीजिए। अब बताइए डीबी का मान यहां से दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से डीबी का मान उठा करके रख दीजिए। और चूंकि साइन अल्फा का मान कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है, अरे ई तो कभी भी अल्फा का मान थोड़ी बदलेगा, तो ई अल्फा का मान जो है अगर आपका नहीं बदलेगा तो इसका मतलब जो बदलेगा वो कांस्टेंट बीच में बदलेगा, उसको इंटीग्रेट करना है, बाकी सबको इंटीग्रेशन से बाहर कर देना है। तो आइए अगला जो पेज है उसमें हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिए यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 का वैल्यू जो है उठा करके रख देंगे। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें μ0/4π IDL डिवाइड बाई r² प्लस x², ये दिया हुआ है, ये डाटा डीबी का मान दे रखा है, ये इसमें भर दो। और इनटू साइन अल्फा, ये अभी जो हम लिखे थे उस फॉर्मूला का हिस्सा था, और 2πr तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर कीजिए। देखिए इसमें आपको जो कांस्टेंट देखने को मिलेगा μ0/4π कांस्टेंट है, बाहर कर दो। आई ये कांस्टेंट है, बाहर कर दो। अच्छा साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर करो, ठीक है। और ये जो r² प्लस x² है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर करो। केवल आपका यहाँ पर जो वेरिएबल है ना वो ये आपका dl है, dl है, और इसका इंटीग्रेशन 2πr तक कर देना है। यानी अगर आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो फिर से आपके सामने फॉर्मूला देगा क्या चीज, इसको अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपको फॉर्मूला देगा इसका वैल्यू, चलो पहले हम उतार देते हैं, जो आया उसको उतार देते हैं, x², इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इंटीग्रेशन l, और लिमिट जो है कहां से कहां तक, 0 से 2πr तक, जो सिंपल तरीका है वही तरीका अपना रहे हैं। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, जो है पहला पार्ट को उतार दीजिए, आई साइन अल्फा ये सब उतारते चलिए, और ये r² प्लस x² इसको भी उतारते चलिए। अब यहां से एक बार 2πr रखिए और -0 कीजिए। अब एक बात बताओ, हमको साइन अल्फा अगर निकालना है तो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज है। अब गौर से बताना, ये जो त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है, इस त्रिभुज में बेसिकली अगर हम देखें तो हमको ये बेस पता है, या अगर हम चाहे तो ये परपेंडिकुलर हम जो है पहले से पता कर लेंगे। परपेंडिकुलर मान लो हमको पता है, हालांकि ये दोनों पता है और एक ये भी पता है, हम लोगों ने निकाला है। लेकिन वहां साइन थीटा, साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, तो अल्फा अगर यहाँ पर है तो ई हो गया परपेंडिकुलर, ई हो गया हाइपोटेनस। तो हम लोग जानते हैं ना साइन अल्फा का मान होता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान क्या है, आर, कैपिटल आर लंब, और कर्ण का मान क्या है, √r² प्लस x²। तो क्या हम ये डाटा उठा करके यहाँ नहीं रख सकते हैं? देखिए हम डाटा को डायरेक्ट रख रहे हैं। तो पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो है पहले उतारते चलो, जैसा था उसको उतारते चलते हैं, बट्टा आर का, सॉरी यहाँ पर कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x², और ये जो साइन अल्फा है इस साइन अल्फा के जगह पे r डिवाइड बाई रूट अंडर r का स्क्वायर प्लस x² लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो याद कीजिए अभी जस्ट आपको त्रिभुज दिखा करके हम बताए हैं, इस त्रिभुज में लंब और बट्टा कर्ण साइन थीटा के जगह पे लिख सकते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण में तो यही आ रहा है, r/√r² प्लस x²। अच्छा एगो टर्म यहां से ये सीधे उतर जाएगा 2πr। अब देखो यहां से गौर करना, 2π से इसको अगर काटिएगा तो ये 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो निकलेगा μ0I r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू, क्या ई वाला टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, r² प्लस x² का पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि
आपका यहाँ पर पहली बात ये आर स्क्वायर है, ध्यान रखना इसको। पहली बात आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिखोगे ऐसे, और इसी में ये प्रोडक्ट में है, गुना में है। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर आधा, रूट का मतलब पावर क्या होता है, हाफ। अब बताइए ये दोनों का अगर बेस बराबर हो गया अब पावर नहीं जुटेगा, इसका पावर 1, इसका पावर कितना 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस आधा माने 3/2, 1 प्लस आधा माने कितना 3/2, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये आएगा। तो हम डायरेक्ट इसके जगह पर ये वाला वैल्यू जो है रख दिए। तो ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का आया है उसी रिंग की वजह से, लेकिन सेंटर से बाहर जो रिंग था उस रिंग के सेंटर से बाहर के तरफ जो वैल्यू आएगा उसका फॉर्मूला ये आएगा। अच्छा, इस फॉर्मूला को भी अगर हम चाहे ना तो सेंटर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि एट सेंटर का फॉर्मूला निकालिए यहीं से, एट सेंटर केंद्र पर निकालिए, एक बात बताना, केंद्र पर चूंकि हमको चाहिए तो ये पी पॉइंट जो है वो चला जाएगा केंद्र पर। ये देख लो पी पॉइंट, ध्यान से देखना इसको, ये पी पॉइंट जो है इसको उठा करके केंद्र पर रख दें। अगर इसको उठा के केंद्र पर रख दे तो जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला है क्या वो केंद्र के लिए वैलिड हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर उसको उठा करके केंद्र पर रख दोगे इसका मतलब एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 रख के देखो केंद्र पर जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देख लीजिए, हम दिखाते हैं आपको। सेंटर पर निकालने के लिए एक्स का मान 0 कर लो, ये म्यू 0 आई आर का स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा यहाँ पर लिखिएगा 2 आर का स्क्वायर प्लस 0 इसका पावर 3/2। क्यों 0 किए ये बात समझ में आ गया। अब बताइए सेंटर पर चूंकि हमको निकालना है तो यहां से म्यू 0 आई आर का स्क्वायर बट्टा इसको आप लिखिए 2 इंटू ई फॉर्मूला को हम आर स्क्वायर में 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तक कट जाएगा, बट्टा में है तो यहाँ पर बचेगा आर का पावर 3, कट जाएगा। ऐसे इसको काट दो, ये 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 2 इंटू 3/2 करोगे तो कितना आएगा 3। अच्छा, इसको फिर काटोगे तो ये दूगो में से तीनगो में, दूगो में जो है तीनगो में से एगो छोड़ के और दूगो को काट देगा। तो यहां से बताइए सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो कितना आया, म्यू 0 आई बट्टा में 2r। हम लोग इससे पहले भी तो यही निकाले थे, सेंटर पर जो निकाले थे वो भी तो यही निकाले थे। तो ई फॉर्मूला हम लोगों को जनरल फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। कहने का मतलब ई फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई भी सर्कुलर लूप होगा, कोई भी सर्कुलर लूप, उस सर्कुलर लूप से सेंटर से बाहर उसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वैल्यू पूछेगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये काम आएगा। साथ में केंद्र वाले क्वेश्चन को भी ये सॉल्व कर देगा, लेकिन केंद्र वाला तो हम आपको अलग से भी बता चुके हैं। और इस फार्मूला से जब आपने निकाला अभी देखा तो इस फार्मूला से भी वही फार्मूला आया जो फार्मूला हमने पहले डिराइव किया था। तो आप क्या कीजिए, इसका भी नोट्स बनाइए, इसको भी पहले आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो एक पेज का, फिर ये दूसरा पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो दूगो फार्मूला हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है, माने बायोट सावर्ट लॉ का 2 फार्मूला हम लोगों ने अभी डिराइव किया है। अब आज का जो है तीसरा फार्मूला और ये आखिरी फार्मूला, बायोट सावर्ट लॉ का जो आखिरी फार्मूला जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, जिसे हमें पढ़ना है, जिसके बारे में जानना हमें अनिवार्य है, उसमें आपका ये आखिरी फार्मूला आता है और ये भी प्रूफ करने के लिए आपको 5 नंबर ही देता है, ठीक है। और हर तरह से आप देख लो तो बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है, एक मैथमेटिक्स है, एक बेसिक मैथमेटिक्स है, और वो मैथमेटिक्स करने के लिए आपको ये 5 नंबर देता है, ठीक है। तो हम लोग आज का जो आखिरी फार्मूला है इसको डिराइव कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। चलिए एकदम बढ़िया से इसको जो है पहले आप ध्यान से समझना। देखो मान लो एक इनफाइनाइट या कोई लंबाई का जो है, किसी भी लंबाई का एक तार है लेकिन स्ट्रेट वायर है। इससे पहले क्या था, गोल था, सर्कुलर लूप था इससे पहले, अभी क्या स्ट्रेट वायर है। तो कहता है कि अगर कोई स्ट्रेट वायर हो, सीधा तार हो, इस सीधा तार की वजह से अगर कोई बाहर में एक पॉइंट ले ले, यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट ले ले और कहे कि इस पॉइंट पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा किसी स्ट्रेट वायर के कारण,
सीधा तार के कारण। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको ये दूरी दे रखेगा कि तार से इतना दूरी पर है, तार से निकलने वाला करंट आई है, और अब एंगल वगैरह आपको दिया रहेगा और कहेगा कि बताइए इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पर कितना होगा। तार से मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है पी पॉइंट है, ई पॉइंट पर बोलेगा बताइए कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आपको करना क्या है, पहले आपको एक छोटा सा एलिमेंट लंबाई काट लेना है। एलिमेंट्री लंबाई एक जो है छोटा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, काट लेना है। एक छोटा सा लंबाई यहाँ पर काट लेना है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो छोटा सा लंबाई काटे हैं ना, यहाँ से एल दूरी पर है, ये लंबाई भी क्या होगा, डी एल होगा। अगर हम आपसे ये बोले कि ये डी एल लंबाई को इस तरह से अगर हम मिला दें, ऐसे अगर हम मिला दें, इस तरह से मिला दें, ठीक है। अगर इस तरह से हम मिला दें, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर है, तो ये बीच वाला जो एंगल आएगा इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, डी थीटा। ये जो एंगल आएगा इसको क्या बोलेंगे, डी थीटा। छोटा सा थीटा होगा, थीटा एंगल पर काटे तो छोटा सा थीटा होगा। ये डी एल लंबाई है। अब जरा सोच करके देखिए, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक एल लिया है हमने, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये जो है वो आर डिस्टेंस है। तो जरा सोच कर देखिए, आपको दिया हुआ दो ही चीज था, क्या, एक दिया हुआ था आर डिस्टेंस और एक दिया हुआ था आई करेंट, बस यही दिया हुआ था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया था। इसका मतलब बाकी जितना कुछ भी है वो सब आपने माना है। हाँ, एगो थीटा आपको दिया रहेगा, थीटा जो है वो आपको दिया जा सकता है, दिया जा सकता नहीं बल्कि दिया रहेगा, ठीक ना। तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको पहले ऐसा ही एलिमेंट एक काट लेना है। डी थीटा लंबाई, डी थीटा इसके बीच का जो है एंगल होगा, एक यहाँ से कॉर्नर से मिला दिया, वो ऊपर से डॉट डॉट लाइन मिला दिया। अच्छा, ये दूरी कितना है ये हमें नहीं पता, ठीक ना, ये दूरी कितना है ये हमें नहीं पता, ठीक ना। ये दूरी को मान लेते हैं कि ये दूरी एक्स है, एक्स हमको निकालना है, दिया हमको क्या, केवल आर और एक आई और एक थीटा, बस यही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया रहेगा, ठीक है। और इतना ही से हमको कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ लगा दें, बायोट सावर्ट लॉ अगर हम यहाँ से लगा दें, चलो यहाँ पर हम जो है ये बात लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, बीओ सावर्ट नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, अगर बायोट सावर्ट नियम के अनुसार से बात करें तो हमारा फॉर्मूला तो चेंज हो नहीं रहा है। हमारा तो फॉर्मूला डीबी बराबर जो आता है वो तो वही रह जाता है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पर आर का वैल्यू जो है एक्चुअल में कुछ और होगा, हम कुछ और मान लेते हैं, मान ले कैपिटल आर का स्क्वायर और इनटू साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला रहेगा। देखो, क्योंकि ये वाला जो डॉट, ये वाला जो दूरी है ना, इसको हम लोग मान चुके हैं स्मॉल आर, तो आप जो है वहां पर कैपिटल आर मान लो, क्योंकि उसका जानकारी हमको है नहीं। क्यों, अच्छा उसका जानकारी नहीं है बोले तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, अच्छा चलो एक्स है ना, यहाँ एक्स रख लेते हैं, ये दूरी जो है वो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर मान लो, आर अलग से मानने की जरूरत नहीं है, एक्स का स्क्वायर। ये बायोट सावर्ट का लॉ है, जो बोला हम उठा के रख दिए। लेकिन अभी जो एंगल चाहिए डी एल और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का एंगल हमको चाहिए, क्योंकि डी एल का लंबाई इसी पर होगा तार पर, और ये वाला एंगल, ये जो आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो इसके बीच का कुछ ना कुछ दोनों के बीच का एंगल होगा, और ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 90 प्लस थीटा। अब कहोगे कहाँ से आया, तो देख एक बात बता, एक लंबाई ऐसे है, एक तार जो है ऐसे है, और इसमें आपने इस तरह से काट रखा है, ऐसे काट रखा है, ये थीटा है, हालांकि यहाँ पर दूगो काट रखा है, ऐसे है। तो जरा सोच के देख, अगर हम ऐसे बोल दे इसको ऐसे मिला दे इस तरह से, तो अगर ये थीटा तो लगभग ये भी क्या होगा थीटा, और आपको पता ही है कितना है, 90 डिग्री है। तो पूरा अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक तो क्या 90 प्लस थीटा नहीं हो जाएगा, वही चीज हम यहाँ पर लिख दी है डायरेक्ट। तो आपको यहाँ पर थीटा ना लिख करके बायोट सावर्ट लॉ जब लगाना होगा, तब बायोट सावर्ट लॉ लगाते समय आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू जो है आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक।
और क्यों लिखेंगे ये बात हमने आपको बता दिया। थीटा की जगह पे आपको वो लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डीएल वेक्टर जो होता है दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा आया है इस केस में, इसलिए आपको ये डालना है। चलिए अब पॉइंट ये है कि ये जो पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ये पूरे वायर की वजह से चाहिए। तो जैसे एलिमेंट आपने ऊपर काटा वैसा ही एलिमेंट तो नीचे भी कट सकता है। तो एगो आप ऊपर से निकालेंगे, एगो आप नीचे से निकालेंगे, तो नीचे अलग वैल्यू आएगा, ऊपर अलग आएगा। तो उससे बढ़िया है कि हम एगो जो छोटा एलिमेंट काटे हैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें बदलेगा क्या, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ेगा, इधर बढ़ाओगे तो भी थीटा बढ़ेगा। तो नीचे वाला थीटा को थीटा 1, ऊपर वाला को थीटा 2 मान लेंगे और थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वायर उसके अंदर में आ जाएगा। एंगल चूंकि चेंज हो रहा है ना, अगर आप एंगल मान लो पी पॉइंट पर ही निकालना मैग्नेटिक फील्ड, अगर लंबाई ऊपर और बढ़ाते हो इसका मतलब आपका एंगल बढ़ रहा है। ये जो लाइन ऐसे है ये लाइन धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ेगा, ये जो लाइन अगर नीचे होता तो नीचे ऐसे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब नीचे वाला एंगल से ऊपर वाला एंगल तक इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा सो हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम ऐसा करेंगे कि इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। μ0/4 पाई ऐसा लिखेंगे, ये तो हो जाएगा IDL जो है रख दो इसको, और ये x² है रख दो। अब बताओ साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, कॉस थीटा। अभी जो हमारे पास आया ये छोटा एलिमेंट जो काटे हैं ना, छोटा तार, कि छोटा तार के कारण जो पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा ये उसी चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। लेकिन हमको बोला है पूरे तार का बताइए, अब पूरे वायर का अगर निकालना है यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। ठीक है, हम लोगों को इस तार के कारण बताना है, तार के कारण चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र। तार के कारण अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए या कह दो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोले तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आया है डीबी, इस डीबी को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दो, जो आएगा सो आंसर। तो डीबी का मान तो आप यहां से उठा के रख ही ना सकते हो, तो डीबी का मान आप यहां से उठा करके अगर रख दो तो देखो ये जो आपका फॉर्मूला देगा μ0 देगा/4 पाई देगा, जैसे है पहले उतार दो आप यहाँ पर IDL बट्टा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट जो है और इसमें हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आप गौर कीजिएगा तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन में क्या है कि DL जो है ये भी वेरिएबल है, लंबाई वेरिएबल, और थीटा भी वेरिएबल है, दो को वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन करने में तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन करने से पहले ये जो इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमको जो है ना ये एक्स का वैल्यू, चूंकि एक्स का वैल्यू भी हमको नहीं पता है, ये आर पता है, ये मालूम है, ये नहीं पता है, एक्स का वैल्यू और DL ये दोनों को हमको निकाल लेना है दिया गया डाटा से, जो डाटा दे रखा है इसी से हमको निकाल लेना है। ठीक है, चलो पहले जो बात आपको लिखना है, जो ये वाला चीजें जो आपको यहाँ पर लिखना है, चलिए आप इसको पहले ही यहाँ पर उतार दीजिए, जो भी है आप यहाँ पे उतार दीजिए। चलो यहाँ से आपका जो आया था वो x² था, और इसके जगह पे आप cos थीटा लिखना चाहते हैं, cos थीटा लिख दीजिए। लिखना क्या चाहते हैं, ये था दिया हुआ, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और ये वाला यहाँ से उठा करके आपने रखा था। अब इक्वेशन 2 पर हम लोगों को क्या क्या चीज हटाना है, एक हटाना है DL और एक हटाना है x। क्यों हटाना है, क्योंकि x का मान दिया हुआ नहीं है, और DL और थीटा में से अगर एगो आप नहीं हटाओगे ना तो फिर इंटीग्रेशन नहीं होगा। दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन अगर आपको करना होगा तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए एक अलग से रूल लगाना पड़ता है, और वो रूल लगाने का यहाँ पर स्थिति में हम लोग है नहीं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, DL को हटाएंगे, x को हटाएंगे, cos थीटा को रखेंगे। चलिए तो एक बात बताइए, ये पहले यहीं पर देख लेते हैं,
एक ट्रायंगल आप देख लो, ढंग से देखना, इसका नाम आप कुछ रख दो, ओ रख दो, इसका नाम ए रख दो। ए ए ये 90 डिग्री है, ए ओ पी, एक त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, इस त्रिभुज में अगर गौर करोगे, आपको एल जो है नहीं पता है, निकालना है, एल तो डीएल करके निकालना है, और आर आपको पता है, थीटा पता है, एक्स निकालना है, एक्स और एल निकालना है। तो गौर करना, इस ट्रायंगल में एक्स जो है ना वो कर्ण है, हाइपोटेनस है, और ये जो आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, और दिया हुआ हमको ये है और थीटा है। तो आप थीटा को लोगे, एक बार में परपेंडिकुलर, ये जो टर्म है ना इसको बोलेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये जो टर्म है इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये जो हमारा है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में थीटा कौन आएगा, टेन थीटा आएगा, एक कॉट थीटा भी आएगा, यहां पर हम टेन थीटा अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अगर बेस दिया हो, हाइपोटेनस दिया हो, तो कौन सा थीटा लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा में होता है क्या चीज, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये दोनों थीटा क्यों चुन रहे हैं, ये दोनों थीटा चुनने का कारण हमारा ये है कि एक थीटा में लंबाई हमको निकल जाएगा, दूसरा कॉस थीटा लेंगे तो इसमें से हाइपोटेनस यानी एक्स निकल जाएगा। तो इसी ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग अभी, यही जो ट्रायंगल अभी लिखा हुआ है ना इसी की बात करेंगे। नाम लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए पी। इस त्रिभुज में अगर देखोगे तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लिख सकते हैं। देखिए यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, एल है, बेस क्या है, आर है, थीटा तो आपका वही है। तो हम यहां से क्या करेंगे, ई वैल्यू को उठा के रख देंगे, परपेंडिकुलर के जगह पे एल और बेस के जगह पे स्मॉल आर। सही है। तो यहां से आप बताइए एल बराबर क्या आएगा, एल बराबर हो जाएगा आर इंटू टेन थीटा। थीटा वेरिएबल है लेकिन आर जो है वो कांस्टेंट है। हमको हटाना क्या है, यहां पर गौर करो, यहां पर डीएल हटाना है ना कि एल हटाना है। तो ये डीएल को हटाने के लिए आपको थोड़ा यहां पर तिग्रम लगाना पड़ेगा, आपको ये पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to with respect with respect to थीटा। थीटा के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर ये काम आपको यहां पर करना पड़ेगा। ये काम करने से फायदा क्या होगा देख लेना। अगर आप यहां पर डीएल बट्टा डी थीटा करते हो, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, तो दूसरे साइड में भी करना पड़ेगा आर इंटू टेन थीटा और बट्टा डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि एल का डिफरेंशिएशन होगा नहीं। अब बताइए आर हो जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे, यहां से टेन थीटा जो होता है, इस टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपने पढ़ा होगा तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से बताइए यहां पर डीएल का मान नहीं निकल गया, हमको यही डीएल तो चाहिए था। तो डीएल बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ई डी थीटा को हम उधर फेंक दिए, गुना कर दिए, तो डीएल का मान निकल गया और हमको यही चाहिए था। क्योंकि वो जो समीकरण नंबर 2 माने थे उस समीकरण से इसको हटाना है, एगो तो हट गया, डीएल हट गया। हमको हटाना क्या क्या चीज है, एक डीएल हटाना, एक एक्स हटाना है। तो डीएल तो हट गया, अब हमको हटाना है एक्स। एक्स हटाने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। तो ई जो है हाइपोटेनस है, ई जो है ये आधार है, बेस है। अब बेस और कर्ण में आता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा लगाइएगा तो ये भी हट जाएगा। देखिए अगेन फिर से हम लोग बात करेंगे, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए पी,
फिर से इस त्रिभुज में अगर बात करो तो इसमें आप लिखिएगा कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस का मतलब है आर, स्मॉल आर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाइपोटेनस जो है वो एक्स है जो हमको पता करना है, तो यहाँ से एक्स से ना पता करना है, एक्स को इधर फेंको, कॉस थीटा को उधर फेंको, ये हो जाएगा आर बट्टा कॉस थीटा। अच्छा, एक्स बराबर आर इंटू सेक थीटा भी तो लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ये 1 बट्टा कॉस थीटा ना है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक थीटा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा काम हो गया। अब करना क्या है कि दोनों इक्वेशन माने दोनों वैल्यू को उठा के रख देना फ्रॉम 2 पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, इस पर उठा के रख देना है। तो 2 का मतलब क्या था, देख 2 ये समीकरण है, इस पर आपको डीएल और एक्स स्क्वायर का मान केवल उठा के रख देना है। ये मान अगर उठा करके रखिएगा, देखिए इसका कैसा आएगा प्रारूप, देखिए बी का मान उसके अनुसार से बन जाएगा μ0 बट्टा 4πi dl। तो डीएल के जगह पे रखिएगा क्या चीज, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सही है, रखा गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर ये रखिएगा आर इंटू सेक थीटा, इसका होल स्क्वायर, और कॉस थीटा तो इसी समीकरण में था, आप उसको उतार दीजिए हूबहू जैसा था। हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे अब तय करेंगे। तब पहली बात, हमारे ख्याल से इतना समीकरण तो आप लिख ही सकते हैं। अब एक स्टेप और थोड़ा इसमें बढ़ा दीजिए, पहले बाहर निकालने से पहले आप क्या कीजिए, जैसे है इसको, जो जैसे है उसको वैसे उतार दीजिए तत्काल में। आई ई जो है आर इंटू सेक थीटा, ये तो रहेगा ही, आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये तो रहेगा ही, बट्टा ई जो आएगा चूंकि ये स्क्वायर है तो ई बनेगा आर का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही बनेगा, और ई कॉस थीटा जो है ये गुना में रहेगा, ठीक ना, कॉस थीटा जो है ये गुना में रहेगा। अब तुम गौर करो तो इसमें से कुछ टर्म जो है ना वो कट जाएगा, ठीक है, इसमें अगर आप देख लीजिए तो कुछ टर्म कट जाएगा, ये और ये तो पहली बात उड़ जाएगा पूरा, एगो आर से आर भी कट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालिए, ई और आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, म्यू आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आर, कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो। इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, एगो कॉस थीटा बचेगा, साथ में एगो डी थीटा बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या करना है θ1 से θ2 तक। लेकिन समझ लो बात को, हम यहां से θ1 θ2 का मतलब बता रहे, ऊपर वाला को θ2 मान लो तो नीचे वाला को θ1 मान लो। तो आप जरा सोच कर देखो, ये लाइन अगर ऐसे होता तो धीरे धीरे अगर बढ़ाओगे तो निगेटिव में ना जा रहे हैं हम लोग, ई अगर रिफरेंस मान लो तो एकरा से नीचे अगर जाओगे तो ई क्या होगा निगेटिव में होगा। मान लीजिए अगर ऐसे हैं तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या निगेटिव में जाएंगे, तो निगेटिव में जाएंगे तो नीचे वाला थीटा को माइनस θ1 कर लेना, और ऊपर में अगर हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो ये पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा माइनस θ1 से लेकर के θ2 तक, ऐसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। माइनस θ1 क्यों लगाए, हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम निगेटिव एक्सिस पर जा रहे हैं, नीचे वाला थीटा को जो माने थे। अब इसी को सॉल्व कर देना है, जो आएगा सो अपना आंसर कहलाएगा। तब पॉइंट लास्ट जो बच गया है इसमें इंटीग्रेट कीजिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा μ0I अपॉन, पहली बात तो नीचे 4 पाई ही था, सही बात है, 4 पाई इंटू आर, आर जो था इसको उतार दो। इंटीग्रेशन करना किसको है, कॉस थीटा को। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो आएगा वो माइनस साइन थीटा होगा। यहां से आप क्या कीजिए, माइनस साइन थीटा डाल दीजिए, और ये माइनस θ1 से लेकर के प्लस θ2 तक इस तरह से पहले वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहां से μ0I अपॉन 4 पाई r, इसको तो वैसा ही उतार दो। अब लिमिट रखना है, तो लिमिट रखो, माइनस को पहले बाहर रखते हैं, एक बार यहां से θ2 रखते हैं, तो ई बन जाएगा साइन θ2, ये जो बनेगा इसमें हम लिखेंगे साइन θ2, आप इस तरह से इसको नोट कर डालो। अच्छा, उसके बाद
हमारा यहाँ से जो टर्म बनेगा, उसके बाद दूसरा जो टर्म बनेगा, इसमें आप लिखिएगा माइनस साइन थीटा 1, इसमें आप इसको डाल दीजिए। अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, चेक कर ले। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होगा, ठीक है। इसमें हमारे ख्याल से ये जो है ये गलत हम लिख दिए, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक ना। माने अगर आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिखते हैं ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाता है। क्योंकि आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन का ये उल्टा होता है। देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है, कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है माइनस साइन थीटा। तो उल्टा होता है, कॉस का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये साइन देगा, और साइन का इंटीग्रेशन दीजिएगा तो ये माइनस कॉस देगा, उल्टा होता है। तो अभी जो हम लिखे थे उसमें ये माइनस नहीं आएगा, ये बात थोड़ा सा जो है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये माइनस जो है इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, ये माइनस इसमें नहीं आएगा, ठीक ना, ये माइनस इसमें नहीं आना चाहिए। चलिए आ जाइए, अब बताइए कि वैल्यू रखोगे तो आप ऐसे रख सकते हो, एक बार थीटा 2 का मान रखेंगे, एक बार माइनस थीटा 1 रख देंगे। अब एक बात और इसमें ऐड करना है कि म्यू 0 आई तो ऐसा ही रहेगा कि 4 पाई इंटू आर रहेगा। अच्छा ये हमारा जो साइन थीटा 2 है ये वैसा ही रहेगा, ये माइनस। एक फॉर्मूला और आप याद रखिएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा। कहीं पर भी साइन ऑफ माइनस थीटा यानी कि थीटा में माइनस लगा रहे, इसका मतलब साइन थीटा में ही माइनस लग जाएगा। इसके अंदर में माइनस लगा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का हमारा जो फॉर्मूला आया, म्यू 0 आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और ये बन जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। माने हम इसके पोजीशन को चेंज कर दिए, थीटा 1 को पहले कर दिए, थीटा 2 को बाद में कर दिए, क्योंकि दोनों फिर प्लस में हो गया, प्लस में हो गया तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिखने का ये प्रक्रिया है। तो कुल मिला करके ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो आखिरी में जो देखे, ये फॉर्मूला को प्रूफ करने में थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये आई और एल और एक्स ये दोनों को हटाना पड़ता है। इसको रिमूव करने के लिए हमने आपको तरीका बताया। तो आप क्या करो, पहले इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहला पेज है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद दूसरा पेज का स्क्रीनशॉट लो, और यही तरीका हमने बताया डीएल निकालने का और एक्स निकालने का तरीका, और यही वैल्यू को उठा के इस पर रख दो, फाइनली सॉल्व हो जाता है। तो ये दूसरा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये आखिरी पेज है जो फॉर्मूला तक आपको पहुंचाएगा, ये वाला इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। और आज का वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें अभी तक तीनों जो फार्मूला हम लोगों ने देखा है, इसी तीनों फार्मूला पर आधारित पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद फिर आगे का जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स या तो बोर्ड में पूछ चुका है और नहीं तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, और आपसे फिर मिलेंगे हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो लेक्चर में।